हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेटल कास्टिंग के सेक्शन में हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फेल्टिंग और सैंड ब्लास्टिंग एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेल्टिंग। फेल्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज शॉर्ट ब्लास्टिंग। शॉर्ट ब्लास्टिंग क्या होती है और व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग। इन दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जाता है, दोनों ही एक साथ यूज़ में नहीं ली जाती है। अगर आपने शॉर्ट ब्लास्टिंग को यूज़ में ले लिया है तो आप शॉर्ट ब्लास्टिंग को यूज़ में लेने के बाद सैंड ब्लास्टिंग को यूज़ में नहीं ले सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ में ले सकते हो, मतलब ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप शॉर्ट ब्लास्टिंग ले रहे हो तो सैंड ब्लास्टिंग मत यूज़ में लीजिए। अगर आप सैंड ब्लास्टिंग यूज़ में ले रहे हो और वो इफेक्टिव नहीं हो रही है तो आप शॉर्ट ब्लास्टिंग को यूज़ में ले सकते हो। इन दोनों को समझने के लिए हमें बिल्कुल एक बेसिक पता होना चाहिए कि जो आपका कास्टिंग प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट की कि कास्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोल्ड बॉक्स में क्या होता है। ये आपका है मोल्ड बॉक्स। ये क्या है आपका मोल्ड बॉक्स। इसमें कॉप एंड ड्रैग होते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक सिंपल कैविटी और गेटिंग एलिमेंट्स बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि ये गेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। काफ़ी लेक्चर होंगे कि हमने गेटिंग एलिमेंट्स को नहीं बनाया है। सो दिस इज योर पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन के बाद होता है स्प्रू। ठीक है, ये आपका स्प्रू है। स्प्रू के बाद क्या होता है, रनर। रनर, दिस इज योर रनर। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है कैविटी। उसके बाद क्या होती है, कैविटी होती है। तो ये है आपकी कैविटी। कैविटी के बाद क्या होता है, कैविटी के बाद होता है राइजर। कैविटी के बाद क्या होता है, राइजर होता है। तो लिक्विड मेटल कहाँ से आता है, लिक्विड मेटल आता है पोरिंग बेसिन से होते हुए। ये है आपका लिक्विड मेटल। ये क्या है आपका लिक्विड मेटल। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, पोरिंग बेसिन का यूज़ क्यों किया जाता है। पोरिंग बेसिन का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। बिल्कुल सही। तो ये लो वेलोसिटी पर अंदर आता है ताकि आपका मोल्ड एरोजन ना हो। यहाँ पर पोरिंग बेसिन वेल होता है, उसके नीचे स्प्लैश कोड होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्लैशिंग एंड द टर्बुलेंस ऑफ द लिक्विड मेटल। उसके बाद ये रनर में एंटर करता है। और ये अब बताइए कौन सा गेट है, जल्दी से बताइए ये कौन सा गेट है, बॉटम गेट है। और बॉटम गेट से होते हुए आपके कैविटी में एंटर होता है। अब लिक्विड मेटल के जो फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आपका लिक्विड मेटल फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ कैविटी से। जब कैविटी आपकी फिल हो जाती है उसके बाद लिक्विड मेटल किस में आता है, राइजर में आता है। किस में आता है, राइजर में आता है। जब लिक्विड मेटल आपका पूरा फिल हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, वी विल अलाउ इट टू सॉल्डिफाई। और सॉल्डिफाई होने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए, टाइम स्पेन चाहिए। और ये टाइम स्पेन थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये सॉल्डिफाई हो जाएगा तो आपको कैसा नजर आएगा। तो ये अगर सॉल्डिफाई हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। अगर हम सिर्फ आपके जो ये मेटल है उसके सॉल्डिफिकेशन के पार्ट को देखें तो कैसे नजर आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल आफ्टर सॉल्डिफिकेशन कैसे नजर आएगा। तो ये है आपका पोरिंग बेसिन, दिस इज स्प्रू। ये क्या है आपका स्प्रू, ये है आपका रनर, ये रनर है। उसके बाद क्या होगी आपकी कास्टिंग, ये आपका राइजर है, ये है आपकी कास्टिंग। ये क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। ये क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। अब देखिए इस सॉल्डिफाइड प्रोडक्ट को क्या हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, नहीं। इस सॉल्डिफाइड प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉप बॉक्स और ये जो ड्रैग बॉक्स हमने बना रखा है इसको ऐसे साइड में करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको साइड करेंगे तो इसके चारों तरफ कौन होगी, मोल्डिंग सैंड। ये कौन है ब्लू कलर में, मोल्डिंग सैंड। तो इसके जो चारों तरफ है वो है मोल्डिंग सैंड। क्या है, मोल्डिंग सैंड। तो ये है आपकी मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड, दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। ये क्या है आपकी मोल्डिंग सैंड। ये लीजिए मोल्डिंग सैंड। अब हम क्या करेंगे, हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा वाइब्रेशंस। क्या प्रोवाइड करूँगा, वाइब्रेशंस। तो जब मैं इनको वाइब्रेशंस प्रोवाइड करूँगा तो आपकी मोल्डिंग सैंड उसकी स्ट्रेंथ कम होती है,
वाइब्रेट होने से टूट जाएगी और आपको क्या मिलेगा, एक सॉलिड प्रोडक्ट। आपको क्या मिलेगा, एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये और ये, यानी अब जो मैं ब्लू करने वाला हूं, ये ब्लू पार्ट, ये वाला ब्लू पार्ट, क्या ये यूजफुल पार्ट है? नहीं। कास्टिंग प्रोडक्ट बनने के बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये यूजफुल पार्ट नहीं है। और इस ब्लू वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। इन ब्लू वाले पार्ट्स को कहा जाता है गेटिंग एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, गेटिंग एलिमेंट्स। गेटिंग एलिमेंट्स वाले जो सॉलिडिफाई पार्ट होते हैं वो यूजफुल नहीं होते हैं, मतलब वो वेस्ट होता है। तो उन वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन जो गेटिंग एलिमेंट्स में जो लिक्विड मेटल का जो वॉल्यूम आता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कास्टिंग यील्ड। और ये कास्टिंग यील्ड क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स। तो हम क्या चाहते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कास्टिंग यील्ड वी आर गोइंग टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स। अब ठीक है, ये चीज भी आपको समझ आ चुकी है। तो जब हमें ये सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाता है तो गेटिंग एलिमेंट्स को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज में लिया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेल्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेल्टिंग कहते हैं। तो फेल्टिंग क्या होता है, फेल्टिंग में प्रोसेस है जिसमें हम ये जो हमारी सॉलिड कास्टिंग है, सॉलिड कास्टिंग को हम गेटिंग एलिमेंट्स से सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और इसी सेपरेशन वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फेल्टिंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, शॉर्ट ब्लास्टिंग और सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लास्टिंग मतलब किसी चीज को फेंक के उसके ऊपर टकराना। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग में क्या होगा, देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे कास्टिंग प्रोडक्ट की, अगर हम सिंपली सिर्फ कास्टिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमारी जो कास्टिंग प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो आउटर सरफेस होगी, उसकी आउटर सरफेस पर आपके जो मोल्डिंग सैंड होगी वो फ्यूज हो चुकी होगी। फ्यूज मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण जब आपका लिक्विड मेटल पोर हुआ था उस कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर था लिक्विड मेटल का, इट विल बी पोरिंग टेम्परेचर मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। इस हाई टेम्परेचर के कारण आपकी जो सैंड होती है वो आपके मोल्ड की सरफेस पर फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्यूज, FUSE, फ्यूज। अब इस मोल्डिंग सैंड को हमें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। इस मोल्डिंग सैंड को हमें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए दो प्रोसेस यूज में लिए जाते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, शॉर्ट ब्लास्टिंग। शॉर्ट ब्लास्टिंग में क्या होता है, हार्डन स्टील बॉल्स, स्टील मटेरियल होता है, स्टील की जो छोटी छोटी बॉल्स होती है जिनका डायमीटर होता है 3 to 4 mm। शॉर्ट ब्लास्टिंग में हम क्या यूज में लेते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग में हम यूज में लेते हैं हार्डन स्टील बॉल्स, हार्डन स्टील बॉल्स। और इन बॉल्स का जो डायमीटर होता है बहुत ही छोटी बॉल्स होती है। द डायमीटर ऑफ दिस बॉल्स आर 3 to 4 mm। हम क्या करते हैं, इन बॉल को ब्लास्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। मतलब इन बॉल का हम क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। ये बॉल लेते हैं हम इस सरफेस पर, से फॉर एग्जांपल ये आपकी कास्टिंग की सरफेस है, हम बॉल लेंगे और इस सरफेस पर ऐसे मारेंगे। तो जब हम इस सरफेस पर इस तरीके से मारेंगे तो ये वाली जो मोल्डिंग सैंड है जो फ्यूज हो चुकी है ये बाहर निकल जाएगी। तो जब हम हार्डन स्टील बॉल्स का यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग। अगर हम हार्डन स्टील का बॉल है उसको यूज ना करें, हमारे पास हार्डन स्टील बॉल्स ही ना हो, तो हम क्या यूज में ले सकते हैं, तो हम सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस को यूज में ले सकते हैं। और इस सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस में हम क्या यूज में लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कोर्स ग्रेन्स ऑफ सैंड। इसमें क्या यूज में लेते हैं, कोर्स ग्रेन्स ऑफ सैंड। मतलब जो आपकी सैंड होती है उसके जो बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे उनका हम यूज करेंगे, फाइन ग्रेन्स का यूज नहीं करेंगे। जब ये बड़े बड़े ग्रेन्स आपकी कास्टिंग की सरफेस से टकराएंगे तो जो फ्यूज हुई हुई सैंड है ना वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट ब्लास्टिंग में क्या हो रहा है, हार्डन स्टील बॉल लेकर हम उसकी सरफेस पर टकरा रहे हैं, ठीक है, कोलिजन करवा रहे हैं। सैंड ब्लास्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कोर्स ग्रेन सैंड, मतलब जो आपकी सैंड है बड़ी बड़ी, उसको हम लेके आपकी कास्टिंग की सरफेस पर क्या कर रहे हैं,
टकरा रहे, जिसका कारण क्या होगा, आपकी जो कास्टिंग की जो सरफेस है उसके ऊपर जो फ्यूज्ड हुई हुई सैंड है वो बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट ब्लास्टिंग एंड द सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कास्टिंग डिफेक्ट्स। की कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं? तो जो हम कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं क्या वो 100% डिफेक्ट फ्री होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब हमने कास्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि कास्टिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कास्टिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो कास्टिंग के डिसएडवांटेज जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको 2 डिसएडवांटेज बताए थे, और वो 2 डिसएडवांटेज बताए तो 4 थे, लेकिन 2 डिफेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको डिसएडवांटेज बताए थे। पहला डिसएडवांटेज क्या था कि जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें गैस डिफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो दिस इज ऑल्सो ए डिफेक्ट। जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, दिस इज ऑल्सो ए कास्टिंग डिफेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कास्टिंग डिफेक्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स में। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स में भी डिफेक्ट्स को डिफरेंट टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर रखा है। तो बात करते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स की। किसकी बात करते हैं? कास्टिंग डिफेक्ट्स की। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स में सबसे पहला आपका डिफेक्ट आता है गैस डिफेक्ट्स। कैसे आते हैं? गैस डिफेक्ट्स आते हैं कि जो गैस के कारण, एयर के कारण, ठीक है, गैस क्या होती है? एयर। कोई गैस के कारण या फिर जो स्लैग प्रोड्यूस होता है उसके कारण अगर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? गैस डिफेक्ट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? गैस डिफेक्ट कहेंगे। तो गैस डिफेक्ट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हाइड्रोजन गैस के कारण भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, उस पर भी हम पॉइंट पर आएंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैस डिफेक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन योर कास्टिंग, कि आपकी कास्टिंग में कौन कौन से गैस डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सबसे पहला गैस डिफेक्ट है वो है आपका ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज। ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज, ये क्या, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप कोई भी एक कास्टिंग बना लीजिए, ये है आपकी कास्टिंग, ये क्या है आपकी कास्टिंग। जब आप कास्टिंग को प्रोड्यूस कर रहे थे, जब आप लिक्विड मेटल को पोर कर रहे थे, तो हो सकता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लिक्विड मेटल के साथ आपकी कास्टिंग के अंदर चली जाए। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में भी ट्रैप्ड इनटू द लो प्रेशर जोन इन द गेटिंग एलिमेंट्स, और ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर होगी ये लिक्विड मेटल के साथ साथ कहाँ चली जाएगी? कैविटी में चली जाएगी, और वहां पे कास्टिंग के साथ क्या हो जाएगी? वहीं रह जाएगी। तो जब वहां पर एयर पहुंच जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब आपकी कास्टिंग सॉलिडिफाई होगी, जब आपकी कास्टिंग क्या होगी? सॉलिडिफाई होगी, तो हो सकता है इसके अंदर होल रह जाए, एक नहीं, 2 नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अंदर की तरफ भी होल हो सकते हैं और ये सरफेस पर भी हो सकते हैं, ऐसे लाइक दैट। ये सरफेस पर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ये सरफेस पर भी हो सकते हैं। ओपन मतलब क्या होता है? खुला। तो ये जो सरफेस पर हैं इन्हें हम कहते हैं ओपन ब्लोज। क्या कहते हैं? ओपन ब्लोज। द गैस डिफेक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग इज नोन एज ओपन ब्लोज। और जो अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लो होल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लो होल्स। तो जो आपकी सरफेस है अगर उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहने वाले हैं ओपन, क्योंकि वो तो खुला है। और जो अंदर प्रोड्यूस होने वाले उसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लो होल, वो अंदर की तरफ है। और ये किस टाइप के डिफेक्ट हैं? गैस डिफेक्ट्स हैं। और गैस डिफेक्ट में कौन है? ब्लो होल्स एंड ओपन ब्लोज। अब मैं बात करने वाला हूं स्कार की। स्कार मतलब क्या होता है? देखिए, स्कार मतलब क्या होता है? जो सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है दैट इज योर स्कार, SCAR, स्कार। स्कार में क्या होता है? ये भी एक गैस डिफेक्ट है, और इस गैस डिफेक्ट के कारण आपकी कास्टिंग की सरफेस पर एक शैलो पूल बन जाता है, एक गहरा गड्ढा बन जाता है, शैलो पूल। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। सो दिस इज नथिंग, इट इज शैलो पूल। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्कार समझ आ गया? अगर अब स्कार समझ आ चुका है ना, तो अब आपको ब्लिस्टर भी समझ आ जाएगा। कौन सा समझ आ जाएगा? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में भी कुछ नहीं है, स्कार जैसा ही होता है। ब्लिस्टर जो डिफेक्ट होता है वो किसके जैसा होता है? स्कार जैसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। देखिए वो क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि जो ब्लिस्टर होता है वो किसके जैसा होता है, स्कार के जैसा। तो स्कार कैसा होता है, शैलो लिक्विड पूल, है ना, नहीं, शैलो पूल ही होता है। लिक्विड पूल होगा तो वो तो फिल हो जाएगा ना, ये शैलो लिक्विड पूल नहीं है, ये शैलो पूल है, खाली जगह है ये। और ये खाली जगह किसके कारण प्रोड्यूस हुई है, गैस डिफेक्ट के कारण प्रोड्यूस हुई है। ये भी स्कार है, ये भी स्कार है, लेकिन जब ब्लिस्टर आएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कवर हो जाएगा मेटल, ठीक है। अगर स्कार मेटल से थोड़ा सा कवर हो जाए उसे हम कहेंगे ब्लिस्टर, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लिस्टर कहेंगे। यहां तक आपको क्या रखना है, याद रखना है। स्कार के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो वो स्कार ही है, अगर स्कार के ऊपर कुछ है तो वो ब्लिस्टर है। बस इतना ही क्या रखना है आपको, डायग्राम सहित याद रखना है। अब हम आते हैं पिन होल पोरोसिटी पर, ये इंपॉर्टेंट है काफी। जो आपका फोर्थ डिफेक्ट है गैस डिफेक्ट में, दैट इज योर पिन होल पोरोसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं डी पर, दैट इज पिन होल पोरोसिटी। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। देखिए आपने कोई एक कास्टिंग प्रोड्यूस की, क्या की, कास्टिंग प्रोड्यूस की। इस कास्टिंग को हमने सॉलिडिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ये कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रही थी तो इसके चारों तरफ कौन था, सर इसके चारों तरफ थी मोल्डिंग सैंड। ध्यान से समझिएगा, बस आपको एक बार समझना है, और जो क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ कौन थी, मोल्डिंग सैंड। इसके चारों तरफ कौन थी, मोल्डिंग सैंड। तो ये है आपकी भैया मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी ग्रीन सैंड, एक होती है आपकी ड्राई सैंड, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, और एक क्या होती है आपकी हॉट सैंड। अगर आपकी मोल्डिंग सैंड में कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, तो मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, पानी। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, पानी। तो अगर आपकी सैंड में मॉइस्चर कंटेंट है तो उसे हम कहेंगे ग्रीन सैंड। अगर आपकी सैंड में मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल एवोपरेट हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे ड्राई सैंड। और अगर ड्राई सैंड का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें विद द हेल्प ऑफ द मोल्टन लिक्विड मेटल, तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉट सैंड कहेंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। सपोज यह हाइड्रोजन गैस आपकी कास्टिंग में कहीं पहुंच जाती है, सपोज ये हाइड्रोजन गैस आपकी यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। अब क्या होगा, जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर जाना चाहेगी। ये कहां जाना चाहेगी, बाहर जाना चाहेगी। तो ये जब हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर जाना चाहती है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ऐसे ये मान लो इधर से जाना चाहती है, ये मान लो इधर से जाना चाहती है, तो ये एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। ये एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए जाती है जिसे हम कहते हैं पिन होल पोरोसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिन होल पोरोसिटी। पहली चीज तो ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है हाइड्रोजन गैस के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिन होल पोरोसिटी क्या होता है, सो दीज आर द स्मॉल होल्स। पिन मतलब क्या होता है, छोटा, होल मतलब क्या होता है, होल। दीज आर द स्मॉल होल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस। और ये क्यों हो रहा है, H2O क्या, पानी में ही तो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाया है। अब रेमेडीज पूछी जाती है इसको लेकर एग्जाम में, इसको लेकर एग्जाम में रेमेडीज पूछी जाती है। अब देखिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती है कि आपका जो लिक्विड मेटल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेमेडीज इन ऑर्डर टू अवॉइड द पिन होल पोरोसिटी। सो व्हाट इज द फर्स्ट रेमेडी, दैट इज वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल अप टू द पोरिंग टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आपका जो लिक्विड मेटल होगा उतना ही सेफली सॉलिडिफाई हो पाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं कि आप जो सैंड यूज में ले रहे हो उसको आपको लेना पड़ेगा ड्राई सैंड, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी
नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो आपकी ये जो मोल्डिंग सैंड है यहाँ पर आप क्या करो, वेंट बना दो। वेंट, वेंट मतलब रास्ते, क्या बना दो, वेंट। वेंट मतलब क्या होता है, रास्ते। CO2 मोल्डिंग देखा था आपने जी, बिल्कुल। CO2 मोल्डिंग की वीडियो में वो वेंट बना रहे थे मोल्डिंग सैंड में, ताकि आप CO2 गैस को अंदर की तरफ फ्लो करवा सको। वेंट मतलब होता है रास्ता, होल बनाना, ताकि जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो जब ये आप वेंट बना दोगे तो जितनी भी गैसेस हैं अंदर से कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अंदर कोई गैसेस रहेगी नहीं, तो पिन होल पोरोसिटी नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वेंट्स के बाद क्या होगा, वेंट्स के बाद होगा कि वी कैन यूज द सैंड विच आर हैविंग द गुड परमेबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, गुड और हाई परमेबिलिटी। तो ऐसे सैंड जिसकी परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में पिन होल पोरोसिटी टाइप के डिफेक्ट प्रोड्यूस होने की जो टेंडेंसी है दैट विल बी डिक्रीज्ड, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक आपके जो गैस डिफेक्ट्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपके नेक्स्ट कैटेगरी वाले डिफेक्ट पर आने वाला हूँ, और वो कैटेगरी क्या है, देखिए वो कैटेगरी बहुत ही सिंपल है। उस कैटेगरी में आपको ज़्यादा फंसने वाली नौबत नहीं आने वाली, उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, जैसे ड्रॉप एंड डर्ट क्या होता है, ठीक है, स्कैब क्या होता है, लाइक दैट। वैसे कट्स एंड वॉसेस क्या होते हैं। तो ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ये किससे रिलेटेड है, ये है आपके मोल्डिंग सैंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, ये है आपके मोल्डिंग सैंड से रिलेटेड। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट बताने वाला हूं, दैट इज योर मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट, डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द मोल्डिंग मटेरियल। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपकी सेकंड नंबर कैटेगरी, दैट इज द मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स, दैट इज योर मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स। तो ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए सबसे सिंपल है, ठीक है। डिफेक्ट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा, देखना प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं डिफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला डिफेक्ट हम लेते हैं, सबसे पहला डिफेक्ट है आपका ड्रॉप एंड डर्ट। ड्रॉप एंड डर्ट, ड्रॉप एंड डर्ट क्या होता है, देखिए आपके पास एक मोल्ड बॉक्स है, मैं पूरा बनाता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही मैं सारे डिफेक्ट बताने वाला हूं। इस मोल्ड बॉक्स में आपके एक कैविटी है, क्या है ये, कैविटी है, और यहाँ पर है आपकी मोल्डिंग सैंड, ये है आपकी मोल्डिंग सैंड, ये क्या है आपकी मोल्डिंग सैंड, जो मैं ब्लैक कलर में आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ मोल्डिंग सैंड। कैविटी बनाने के बाद है ये, कैविटी बनाने के बाद है। क्या होता है देखिए कि अगर मोल्डिंग सैंड का मान लो ये वाला पार्ट, ये मान लो कोई ग्रेन है, ये कोई हिस्सा है मोल्डिंग सैंड का, ये यहां से हटकर, ये पार्ट है मोल्डिंग सैंड का डार्क ब्लैक कलर का, ये यहां से गिरकर नीचे आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं ना। तो जब ये यहां से गिरकर नीचे आएगा तो यहां पर एक कैविटी बनेगी, कहां पर, कैविटी के अंदर कैविटी बन जाएगी। और जब ये नीचे गिरेगा तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा, लाइक दैट, ऐसे गिरेगा, हाँ बिल्कुल गिरेगा, बिल्कुल ऐसे ही गिरेगा, ठीक है। तो मोल्डिंग सैंड का यहां से कुछ हिस्सा नीचे गिरा है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डर्ट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। ये क्या है, दिस इज द डर्ट ऑफ मोल्डिंग सैंड, नीचे गिरी है ना, दिस इज द डर्ट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें लिक्विड मेटल को पोर करूंगा एंड वी विल अलाउ इट टू सॉलिडिफाई। तो जब मैं इसमें लिक्विड मेटल पोर करूंगा और उसको सॉलिडिफाई करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक साथ दो जगह डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, नाम भी दो हैं, एक साथ दो जगह डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जब ये आपकी कास्टिंग प्रोड्यूस होगी तो कैसी नजर आएगी, ये जब आपकी कास्टिंग प्रोड्यूस होगी तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है, आएगी कि नहीं, ऐसे तो आएगी। सो दिस इज योर कास्टिंग, ये आपकी कास्टिंग है, ये क्या है आपकी कास्टिंग, यहां से मत लीजिए एरो, ये है आपकी कास्टिंग। अब देखिए गिरा कहां से था, ऊपर से, और गिरा कहां है, नीचे। तो जो नीचे गिरता है उसे हम कहते हैं डर्ट। तो डर्ट के कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, डर्ट। और जहां से गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप। जहां से गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप। अब देखिए ड्रॉप एंड डर्ट होने के कारण क्या होगा, एक तो प्रोजेक्शन बन जाएगा और एक कैविटी बन जाएगी।
तो जो प्रोजेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं ड्रॉप डिफेक्ट, और जहां पर कैविटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डर्ट डिफेक्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इज इट आस्किंग फॉर द प्रोजेक्शन और रेदर इट इज आस्किंग फॉर द कैविटी। तो अगर जहां पर प्रोजेक्शन बनेगा तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए खाली जगह रहेगी, और तो खाली जगह बनाने के लिए वहीं से तो कुछ गिराना पड़ेगा ना, तो जहां से कुछ गिरेगा उसे हम कहेंगे ड्रॉप, और ड्रॉप होने के कारण यहां पर एक प्रोजेक्शन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डिफेक्ट। और जहां पर वो गिरता है वहां पर एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहां पर लिक्विड मेटल नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर तो पहले ही मोल्डिंग सैंड पहुंच चुकी है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डर्ट डिफेक्ट कहते हैं। सो दिस इज योर ड्रॉप एंड डर्ट डिफेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट विच इज कम्स अंडर द मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स। और वो डिफेक्ट आपका क्या है, वो डिफेक्ट है आपका कट्स एंड वॉशेस। नाम से समझ आ गया, कट होना और वॉश हो जाना, कट हो जाना और वॉश हो जाना। और कौन कट होगी, आपकी मोल्डिंग मटेरियल कट होने वाली है। तो जो आपका नेक्स्ट डिफेक्ट है आपके मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स में, वो है आपका कट्स एंड वॉशेस। वो क्या है आपका, कट्स एंड वॉशेस। ये क्या है आपका, कट्स एंड वॉशेस। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कट्स एंड वॉशेस क्या होगा, देखिए यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, पहले एक मोल्ड बॉक्स बना देता हूँ, दिस इज योर मोल्ड बॉक्स, ठीक है। अब मैं वो पोरिंग बेसिन और स्प्रू नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा रनर बना रहा हूँ। ये कैविटी है, ये राइजर है, ये आपका रनर है, ठीक है। ये शार्प कॉर्नर है, ये कैसा कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत कम एरिया है। हालांकि आपको यहाँ पर देखने से बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो एरिया होता है बहुत कम होता है। तो जब एरिया बहुत कम है तो क्या होगा, जब आपका लिक्विड मेटल फ्लो करेगा ऐसे, तो वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से कट कर देगा, मोल्डिंग सैंड को क्या कर देगा, कट कर देगा। कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। तो जब वो मोल्डिंग सैंड को कट करेगा तो आपका ये जो रास्ता है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, आपका ये जो रास्ता है ये कुछ ऐसे हो जाएगा। जब मोल्डिंग सैंड कट हो जाएगी, यहाँ से उसका एरोजन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी मोल्डिंग सैंड लिक्विड मेटल के साथ साथ मोल्ड कैविटी में आ जाएगी। आपकी मोल्डिंग सैंड लिक्विड मेटल के साथ साथ मोल्ड कैविटी में हो जाएगी और उसी के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगी। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन देखो ये कैसे नजर आएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। ये देखो यहाँ से कट हुआ था कि नहीं। ये आपकी क्या है, कैविटी, बड़ी बना रहा हूँ अब। ये क्या है, कैविटी, और ये आपका क्या है, राइजर। ये क्या है आपका, राइजर। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कट डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कट डिफेक्ट। हो के नहीं, बिल्कुल। ये क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई। ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई। और अगर यहाँ पर बीच में मोल्डिंग सैंड है, ये है मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड। क्यों, कट होने के बाद कहाँ जाएगी, ऐसा तो नहीं है कट होने के बाद वो बाहर निकल जाएगी, ऊपर थोड़ी ना पहुंच जाएगी। कट होने के बाद वो तो लिक्विड मेटल में ही तो रहेगी, तो आपकी कास्टिंग के साथ ही सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कट्स एंड वॉशेस। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कट्स एंड वॉशेस कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज योर स्कैब। स्कैब किसके कारण होता है, स्कैब होता है आपका इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स के कारण। किसके कारण होता है, इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स के कारण। इसको भी ध्यान से समझिए। स्कैब क्या होगा आपका, इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स के कारण। इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स के कारण क्या होगा, आपकी जो मोल्डिंग सैंड है उसकी एक लेयर आपकी मोल्ड से सेपरेट हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए। ये क्या आपका मोल्ड बॉक्स, इसके अंदर आपके क्या है, कैविटी है। ये क्या है आपकी कैविटी। अब क्या हो रहा है, देखिए, जब हम यहाँ पर इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये मोल्डिंग सैंड है, ये जो मोल्डिंग सैंड है, जो जहाँ पर मेरा हाथ जा रहा है, एम्प्टी स्पेस, यहाँ मोल्डिंग सैंड है। तो इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स के कारण, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स। तो इम्प्रॉपर रैमिंग फोर्स के कारण क्या होगा, आपकी जो मोल्डिंग सैंड है उनकी जो लेयर्स होगी उनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा। उनके बीच में क्या हो जाएगा, सेपरेशन। तो ये सेपरेशन कैसे नजर आएगा, देखो ये सेपरेशन कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है, ऐसे। ये जो आपकी मोल्डिंग सैंड है, इनकी जो लेयर है, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर, ये दोनों सेपरेट होगी। अब सेपरेट होने से क्या होगा, आपका जो लिक्विड मेटल है जो हमने इसमें फिल किया है, दिस इज योर लिक्विड मेटल,
ये आपका क्या है, लिक्विड मेटल है। इट विल बी पेनेट्रेट बिटवीन द सेपरेट पार्ट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। ये जो आपका मोल्डिंग सैंड है जो सेपरेट हुई थी, इनके बीच में ये पेनेट्रेट कर जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका कास्टिंग कैसे प्रोड्यूस होगा, देखिए इस कंडीशन में आपका कास्टिंग कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, लाइक दैट, ऐसा। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज ए स्कैब डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट हम क्या कहते हैं, स्कैब डिफेक्ट कहते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो थोड़ा सा और मैं इसको क्या करता हूँ, इलेबरेट करता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो सेपरेशन है उसको मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ा अलग वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी मोल्डिंग सैंड थी, हमने इम्प्रॉपर रेमिंग फोर्स अप्लाई किया, आपकी मोल्डिंग सैंड की जो लेयर्स है वो सेपरेट हो गई। अब ये सेपरेट होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे लटक जाए, ऐसे हो सकता है ना। ये आपकी मोल्डिंग सैंड है जो मैं ब्लैक में हैचिंग कर रहा हूँ, ये आपकी मोल्डिंग सैंड है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये नीचे कैसे लटकेगी, आया समझ। ये यहाँ से ऐसे नीचे लटकेगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस भी तो क्रिएट होगा ना जहाँ से नीचे लटक रही है, ऐसे। अब क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड मेटल जाएगा, तो ये आपका लिक्विड मेटल गया, ये यहाँ पेनेट्रेट हुआ, आ गया, ये आपका लिक्विड मेटल है। पेनेट्रेट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो आपकी कास्टिंग प्रोड्यूस होगी, देखिए कैसी प्रोड्यूस होगी, ऐसी प्रोड्यूस नहीं होगी, ऊपर वाली सरफेस चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे प्रोड्यूस होगी। देखो कुछ ऐसे जाके ऐसे प्रोड्यूस होने वाली है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्कैब डिफेक्ट कहते हैं। और ये स्कैब डिफेक्ट होता क्या है, जल्दी से बताइए। ये स्कैब डिफेक्ट होता है ड्यू टू द इम्प्रॉपर रेमिंग फोर्सेस। अगर हमें पता है कि इसका कारण क्या है, इम्प्रॉपर रेमिंग फोर्स, तो उसकी रेमेडी भी क्या हो जाएगी, रेमेडी हो जाएगी आपकी प्रॉपर रेमिंग फोर्स। रेमेडी क्या हो जाएगी, प्रॉपर रेमिंग फोर्स। अगर हम रेमिंग फोर्स भी इम्प्रॉपर लगाएंगे तो भी आपके कास्टिंग में डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, विच इज नॉन एज ए स्कैब डिफेक्ट। स्कैब डिफेक्ट के बाद मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट की कैटेगरीज में, और वो कैटेगरी आपकी डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द गेटिंग डिजाइन, कि गेटिंग डिजाइन के कारण क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर आपको कैटेगरी याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो डिफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसका पता होना चाहिए। कैटेगरी याद ना हो ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन प्राइमरली आपको क्या पता होना चाहिए कि वो डिफेक्ट कैसा नज़र आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज क्या क्या है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज द थर्ड कैटेगरी, इज नॉन एज ए डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द इम्प्रॉपर गेटिंग डिज़ाइन। तो मतलब गेटिंग डिज़ाइन के कारण आपके किस टाइप के डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला डिफेक्ट है वो है आपका श्रिंकेज कैविटीज़। वो क्या है आपका, श्रिंकेज कैविटीज। तो श्रिंकेज कैविटीज क्या होता है, देखिए कैविटीज मतलब क्या होता है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। श्रिंकेज मतलब ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन अगर कोई कैविटीज प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं श्रिंकेज कैविटीज। और ये श्रिंकेज कैविटीज क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द राइजर। अगर आपका राइजर सही जगह नहीं लगा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर, याद रखिए, ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ राइजर, ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ राइजर। तो इम्प्रॉपर पोजिशनिंग होने के कारण क्या होगा, श्रिंकेज कैविटीज प्रोड्यूस होगी। ये कैसे होगा, देखिए अगर आपने राइजर को गलत जगह लगा रखा है और वो आपका लिक्विड मेटल नहीं पहुंचा पा रहा है, अगर आपका वो लिक्विड मेटल ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा है ड्यूरिंग द श्रिंकेज, तो अंदर यहाँ पर श्रिंकेज कैविटीज प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज कैविटीज डिफेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज कैविटीज डिफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है कि जब आपका राइजर आपने गलत जगह लगा दिया, तो राइजर की भी एक प्रॉपर पोजीशनिंग थी, हमें पता था कि जब आपकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी तो आप राइजर को लगाओगे टॉप सरफेस पर। नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस होगी तो सबसे ज़्यादा थिकनेस वाले सरफेस पर आप लगाते हो राइजर। अगर मैक्सिमम एरिया होता है तो एक राइजर सफिशिएंट नहीं होता है, वी विल यूज द मोर देन वन राइजर। तो ऐसे हम राइजर की पोजीशनिंग को डिफाइन करते हैं। लेकिन श्रिंकेज कैविटीज प्रोड्यूस होने का एक ही कारण है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द राइजर। तो उसका ओवरकम करने के लिए उसकी जो रेमेडीज होगी वो भी यहीं से आ रही है, दैट इज द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द राइजर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है कि जो आपका श्रिंकेज कैविटीज होता है ये क्यों प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी पर आने वाला हूँ। गेटिंग डिजाइन में सिर्फ आपका एक ही है, दैट इज योर श्रिंकेज कैविटीज। जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द पोरिंग टेम्परेचर, कि जो आपका पोरिंग टेम्परेचर है उसके कारण क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं।
पोरिंग टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, उसके कारण क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं। अगर पोरिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है एक्चुअली। अगर पोरिंग टेम्परेचर कम है तो वहाँ से डिफेक्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कास्टिंग डिफेक्ट इज नोन एज ए डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द पोरिंग टेम्परेचर। तो आपका जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोरिंग टेम्परेचर। आप पूरा लिख लीजिए चाहे, डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोरिंग टेम्परेचर, कि पोरिंग टेम्परेचर के कारण कौन कौन से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ मिस रन। सो दिस इज मिस रन। और दूसरा है आपका कोल्ड शट। यहीं पर मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा। एक है आपका मिस रन, दूसरा है आपका कोल्ड शट। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। मिस रन मतलब रन हुआ ही नहीं उसका पूरा, पहुंचा ही नहीं, वो रन को ही मिस कर गया। रन मतलब रास्ता पूरा नहीं पहुंचा, पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? मिस रन कहेंगे। देखो मिस रन कैसे होगा कि अगर आपके पास कोई एक कैविटी है, ये आपकी कैविटी है, ऐसी कैविटी है, मतलब उसका रनवे बहुत बड़ा है। रनवे मतलब कैविटी की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है। यहां तक पहुंचने से पहले ही अगर आपका मेटल सॉलिडिफाई हो गया तो ये देखो ऐसे, आपकी चाहत थी कि हम पोर करें और यहां तक फिल करें, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले ही अगर आपका मेटल सॉलिडिफाई हो गया तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। आपने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो इस डिफेक्ट को हटा कर ही रहूंगा। तो आपने क्या किया? दोनों तरफ से क्या किया? लिक्विड मेटल को पोर किया। आपने दोनों तरफ से क्या किया? लिक्विड मेटल को पोर किया। ठीक है, तो यहां से जब आपने लिक्विड मेटल को पोर किया वो यहां तक पहुंचा, यहां से जब आपने लिक्विड मेटल को पोर किया वो यहीं तक पहुंचा, मतलब दोनों ही नहीं मिल पाए, दोनों ही फ्यूज नहीं हो पाए प्रॉपरली, तो वहां भी कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? कोल्ड शट। उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? कोल्ड शट कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मिश्रण और कोल्ड शट दोनों अलग अलग चीज है। मिश्रण है अगर आपकी मटेरियल दूसरे कॉर्नर तक पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गई है तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण। अगर दो स्ट्रीम है आपके लिक्विड मेटल की, वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाई है, उसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड शट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड शट। ये हो क्यों रहा है भाई? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अगर आपके लिक्विड मेटल की प्रॉपर फ्लूइडिटी नहीं है, वो फैल ही नहीं पा रहा है, वो फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या होगा? वो फैलने से पहले ही, फ्लो होने से पहले ही क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगर आपकी फ्लूइडिटी क्या है? कम है। किसकी? लिक्विड मेटल की। इफ द फ्लूइडिटी विल बी लेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? मिस रन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिस रन। अगर हम बात करते हैं कोल्ड शट की, तो यहां पर हो सकता है कि आपने पोरिंग टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज ना किया हो, फ्लूइडिटी भी अगर कम हो, तो उस कंडीशन में भी कोल्ड शट टाइप का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, फैल ही नहीं पा रहे हैं, उससे पहले सॉलिडिफाई हो गए। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने पोरिंग टेम्परेचर को कम रखा है, तो जब हम पोरिंग टेम्परेचर को कम रखेंगे तो हो सकता है वो यहां से यहां तक पहुंचते यहां से यहां तक पहुंचते पहले ही क्या हो जाए? सॉलिडिफाई हो जाए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लूइडिटी, अगर आपको याद हो तो। फ्लूइडिटी क्या प्रॉपर्टी थी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मेटल। ये आपके लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी थी, ना कि मोल्डिंग सैंड की। वहां मैंने आपको बताया था वी कैन इंक्रीज द फ्लूइडिटी बाय इंक्रीजिंग द पोरिंग टेम्परेचर। तो यहां पर रोल ही किसका है? पोरिंग टेम्परेचर का ही है। किसका रोल है ये? पोरिंग टेम्परेचर का। तो ये दोनों डिफेक्ट आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी पर आने वाला हूं, दैट इज मेटलर्जिकल डिफेक्ट। और वो मेटलर्जिकल डिफेक्ट क्या है? वो मेटलर्जिकल डिफेक्ट है आपके हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स। आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा प्रीवियस ईयर में, हॉट टीयर और क्रैक्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ये जो आपका हॉट टीयर और जो क्रैक्स है, ये आपके मेटलर्जिकल डिफेक्ट है। कैसे डिफेक्ट है? मेटलर्जिकल। तो जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी है डिफेक्ट का, जो 5th नंबर कैटेगरी है, दैट इज योर मेटलर्जिकल डिफेक्ट। मेटलर्जिकल डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट में एक ही डिफेक्ट है, और वो क्या है? हॉट टीयर्स, गर्म आंसू, एंड क्रैक्स। ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं? अब देखिए, बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग।
ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग से क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस विल बी डेवलप्ड। कास्टिंग ऑब्जेक्ट में हमेशा इंटरनल स्ट्रेसेस होती ही होती है। इंटरनल स्ट्रेसेस विल बी डेवलप, ठीक है। इन इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको पता होगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है। इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। लेकिन अगर हम यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज में ना लें, अगर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग हो, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जो कि रिलीव ना हो, तो इंटरनल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जो ये इंटरनल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा आई, इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज। अगर ये वाली वैल्यू मटेरियल की स्ट्रेंथ की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, मटेरियल की स्ट्रेंथ की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, इंटरनल क्रैक्स विल बी प्रोड्यूस्ड। इंटरनल क्रैक्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दीज क्रैक्स विल बी नोन एज ए हॉट टीयर इन द क्रैक्स। अब ध्यान से सुनिएगा इसकी डेफिनेशन। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, इंटरनल स्ट्रेसेस विल बी डेवलप्ड। If these internal stresses will be more than the strength of the material, then the cracks will be produced inside the casting and these cracks will be known as a hot tear and cracks. अब इसकी रेमेडी यही है, तो रेमेडी ही क्या है, प्रोवाइड यूनिफॉर्म कूलिंग। प्रोवाइड यूनिफॉर्म कूलिंग। और यूनिफॉर्म कूलिंग हम कैसे प्रोवाइड करते हैं बताइए, बाय यूजिंग द चिल्स एंड पैडिंग्स। बाय यूजिंग चिल्स एंड पैडिंग्स, याद कीजिए चिल्स एंड पैडिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन एंड टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म कूलिंग। तो चिल्स और पैडिंग का यूज करके आप नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग वाली समस्या को दूर कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी तो कोई भी क्रैक प्रोड्यूस नहीं होगा और आपकी जो कास्टिंग प्रोड्यूस होगी वो डिफेक्ट फ्री क्या होगी, कास्टिंग होगी। तो ये है आपका हॉट टीयर एंड क्रैक्स। तो अगर मैं अभी आपसे रिवाइज पूछूं रिवीजन के तौर पर, चिल्स और पैडिंग्स क्या होता है जल्दी से बता दिए। चिल्स और जो पैडिंग्स होते हैं दीज आर द मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। चिल्स यूज किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन पर जहां पर हमें हीट ट्रांसफर इंक्रीज करना हो, और पैडिंग्स यूज किया जाता है उन क्रिटिकल सेक्शन पर जहां पर हमें मोल्ड इरोजन को कम करना हो। और साथ ही साथ ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो इसका हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन द सेंस ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और इस पर कैसा क्वेश्चन आता है उस टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था। अदर डिफेक्ट्स में हम देखते हैं कि अदर डिफेक्ट किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं। अदर डिफेक्ट्स में हम आने वाले हैं, दो टाइप के डिफेक्ट हैं, बहुत ही सिंपल हैं। अदर डिफेक्ट्स में हम बात करते हैं कि और कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द डिफेक्ट जिसको मैं कहता हूँ अदर डिफेक्ट्स। और कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये तो आप खुद बता देंगे। एक हो सकता है आपका मोल्ड शिफ्ट। एक क्या हो सकता है आपका, मोल्ड शिफ्ट, कि आपका जो कॉप बॉक्स है, जो ड्रैग बॉक्स है वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका कोर शिफ्ट, आपका कोर ही क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, है कि नहीं। कोर भी शिफ्ट हो सकता है, आपका मोल्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो देखिए आपके पास क्या है, एक मोल्ड बॉक्स है, यह है आपका मोल्ड बॉक्स, इसमें क्या है, कॉप और ड्रैग है। अगर मैं इसका साइड व्यू देखता हूं, यह है आपका साइड व्यू ऐसा, और अगर मैं इसका सेक्शनल व्यू देखता हूं, अंदर आप इसके प्रोड्यूस कर रहे हो एक सिलेंड्रिकल कास्टिंग। अचानक से क्या हो जाए, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर ये मान लो इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला मान लो अगर इधर शिफ्ट हो गया, तो देखिए अब क्या होगा, इसकी कैविटी तो यहाँ है, इसकी कैविटी यहाँ है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट आपका प्रोड्यूस होने वाला है। कैसा प्रोड्यूस होगा, देखिए ये वाला ऐसे, क्लियर हो गया। अब इसको बड़ा जूम करके देखिए तो कैसा नजर आएगा, ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट है ना, ये डिफेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, करना चाहते तो आप सिलेंड्रिकल, बन कुछ और ही गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट। और मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग हो मोल्ड बॉक्स की। और मोल्ड बॉक्स की प्रॉपर पोजीशनिंग कैसे होगी, बाय यूजिंग द डोवेल पिंस। डोवेल पिंस को याद करो जल्दी से, कॉप एंड ड्रैग बॉक्स वाले कंसेप्ट में, ठीक है, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे। यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जिसमें से हम क्या करते हैं, पैटर्न को आपके कॉप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स से सेपरेटली रिमूव कर देते हैं। कोर शिफ्ट में क्या होगा, कोर शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं कोई एक होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग,
तो होलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये रब करता हूँ मैं, पहले मोल्ड बॉक्स वाला, मोल्ड बॉक्स का मैं रब करता हूँ। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कोर शिफ्ट होने पर किस टाइप का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। कोर शिफ्ट क्यों होगा जल्दी से बताओ। कोर जिसकी हेल्प से पोजिशनिंग किया जाता है, अगर उसको हम यूज ना करें तो कोर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उस पर एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में बायएंसी फोर्स एक्ट करता है, उस पर हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो देखिए कोर शिफ्ट होगा तो कैसे होगा। अगर हम सेक्शनल व्यू की बात करें, जो आपका कोर है वो कहाँ होना चाहिए, पहले तो मैं वो बनाता हूँ। आपका कोर होना चाहिए यहाँ, ये आपका कोर है, ठीक है, ये है आपका कोर, और ये है आपकी कैविटी, ये क्या है आपकी कैविटी, और यहां पर है आपका लिक्विड मेटल, ये क्या है आपका लिक्विड मेटल। कास्टिंग प्रोड्यूस होने के बाद अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे कैसा नजर आएगा, ये कास्टिंग आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है। इसमें कोर शिफ्ट नहीं हुआ है, इसमें कोर शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर कोर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, अगर आपका कोर यहां ना होकर कहीं शिफ्ट हो जाए, और वो शिफ्ट कैसे होगा, देखो कोर आपका बिल्कुल एक्सिस पर ना होकर, जहां हम चाहते थे वहां ना होकर कहीं और पहुंच जाए, तो ये है आपकी एक्सिस, कोर कहीं और पहुंच गया, कोर कहीं और पहुंच गया, मान लो ऊपर पहुंच गया, ये लो कोर ऊपर पहुंच गया ड्यू टू बायएंसी फोर्स। ये कोर आपका कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। कोर पहुंचना चाहिए था अपनी एक्सिस पर, लेकिन वो वहां नहीं है, ऊपर पहुंच गया। और ऊपर क्यों पहुंचा है, ऊपर पहुंचा है ड्यू टू बायएंसी फोर्स, ऊपर पहुंचा है ड्यू टू बायएंसी फोर्स। और ये बायएंसी फोर्स कौन लगा रहा था, लिक्विड मेटल लगा रहा था, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विल बी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द मोल्ड मटेरियल, नहीं डेंसिटी ऑफ द कोर मटेरियल। क्लियर है। तो देखो यहां पर क्या होगा, लिक्विड मेटल है कि नहीं। अब लिक्विड मेटल का दोष नहीं है, ये तो कोर ऊपर शिफ्ट हो गया, हमारा काम था कोर को प्रॉपर पोजीशन करना। अब क्या होगा, जब यहां पर सॉलिडिफिकेशन होगा तो आपका ऑब्जेक्ट देखो कैसा नजर आएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट यहां बनाऊं, हाँ यहां बनाता हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट मान लो, ये आपकी कास्टिंग है, ये आपकी कास्टिंग है, कोर का है ऊपर, तो ये आपको ऐसे होल नजर आएगा। लेकिन होल कहां होना चाहिए था, सेंटर पर होना चाहिए था, सेंटर पर नहीं है। तो कोर शिफ्ट होने के कारण भी यहां पर आपका क्या प्रोड्यूस हो सकता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो कोर की भी क्या चाहिए हमें, प्रॉपर पोजीशनिंग। और कोर की प्रॉपर पोजीशनिंग हम कैसे करते हैं, कोर की प्रॉपर पोजीशनिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द चैपलेट्स, विद द हेल्प ऑफ द चैपलेट्स एंड कोर प्रिंट्स, विद द हेल्प ऑफ द चैपलेट्स एंड कोर प्रिंट्स। तो यहां तक आपके कास्टिंग डिफेक्ट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नाउ कम टू द चैपलेट्स एंड द कोर प्रिंट्स। क्या होते हैं जल्दी से बताएंगे, पीछे नहीं देखना है कॉपी में। चैपलेट्स क्या होता है, चैपलेट्स आर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, ये एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। और इनका मटेरियल वही होता है जो कि आपका कोर का होता है, बिल्कुल गलत। इनका मटेरियल वो होता है जो कास्टिंग आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो। ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने चैपलेट लगाया था भी या नहीं लगाया था। कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, कोर प्रिंट्स बनाए जाते हैं पैटर्न पर। सो दीज आर द प्रोजेक्शन विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द पैटर्न। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द रिसेस, रिसेस मतलब खाली जगह इनसाइड द मोल्ड कैविटी, और उन रिसेस में रखा जाता है आपका कोर। तो आई होप यहां तक आपको टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। यहां से भी क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।